साथियों, आज हम लोग शुरू करते हैं सोशियोलॉजी क्लास 12th के लिए। ठीक है, तो सोशियोलॉजी क्लास 12th के लिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। जो नए बच्चे हैं, हम लोग बैच टाइम को फिक्स करते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी क्लास 12th, जिसको कि हम लोग समाज शास्त्र बोलते हैं, समाज शास्त्र बोलते हैं हम लोग। इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। इसके लिए हम लोगों को साथ बना रहना पड़ेगा। तो हम लोग प्रत्येक दिन, एवरीडे, शाम में 7 बजे डेली का आपको क्लास मिल जाएगा। शाम 7 बजे प्रत्येक दिन आपको लगभग 1 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, 1 घंटे की क्लास लेंगे हम लोग और अच्छे तरीके से समझेंगे। जो मेरे साथ बने रहेंगे तो उसको समझिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप लोग एग्जाम अच्छे से दे पाओगे। तो आप लोग देख रहे हैं जैसा कि हमारा जो 12th का पहला पार्ट है बुक, ये है आपका भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। ये कौन सा है किताब? भारतीय समाज यानी इंडियन सोसाइटी। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन सोसाइटी। ठीक है, भारतीय समाज, भारतीय यानी भारत का, समाज यानी यहाँ के रहने वाले लोग, हमारे आस पड़ोस के लोग। तो थोड़ा सा हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, तो भारतीय समाज की ये हमारी एनसीईआरटी की बुक है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग नंबर के लिए मत पढ़िए। ठीक है, नंबर के लिए पढ़ना ही नहीं है। पढ़ना किस चीज के लिए है? ताकि हमारे पास कुछ नॉलेज हो। ठीक है, और अपना आंसर आप खुद लिखोगे, क्योंकि हम पढ़ाने के दौरान थ्योरी लिखवाएंगे और उसके साथ साथ आप लोग खुद ब खुद अपने आंसर दोगे सारे प्रश्नों का। तो आइए हम लोग देखते हैं हमारा जो पहला चैप्टर है इसमें वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उस चीज को क्लियर करने। हमारा अध्याय 1। तो हम लोगों की जो शुरुआत होगी अध्याय 1 से। तो आप लोग याद रखिएगा, क्लास 12th का पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं, क्लास 12th का पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1, अध्याय शुरू कर रहे हैं हम लोग 1। और हमारा बैच का जो टाइमिंग होगा वो होगा हमारा प्रत्येक दिन 7 PM से लेकर के 8 PM तक आप लोग डेली बने रहेंगे। ठीक है, और जिनको भी जिनको भी इसका प्रश्न चाहिए, जो कि हमें सवाल बना के भेजेंगे, एज ए पीडीएफ फॉर्म में भेजिएगा। पीडीएफ फॉर्मेट में हमको भेजना है आपको। ठीक है, क्वेश्चंस मैं दूंगा और क्वेश्चंस आप बना करके मुझे भेजोगे। उसके लिए मैं अपना एक नंबर दे देता हूँ, 91621390। नहीं, ये नंबर छोड़ दो। अब मैं आपको जो नंबर दे रहा हूँ उससे व्हाट्सएप आपको मिलेंगे, और ये नंबर पर आप हमें पीडीएफ के रूप में 9153539030 9153539030 इस पर आप लोग व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप करेंगे इस पे पीडीएफ के फॉर्म में। जो भी क्वेश्चन देंगे उसका आंसर आप लोग पीडीएफ के फॉर्म में देंगे। तो आइए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्लास 12th के लिए हो गया। ये तो आप लोग कंफर्म हो गए, समाज शास्त्र पढ़ने वाले हैं, भारतीय इंडियन सोसाइटी के बारे में। ये 12th वाला जो पार्ट 1 बुक है, ये कौन सा है? इंडियन सोसाइटी। तो इस चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। टाइमिंग हमारा रहेगा बैच 7 से 8 बजे तक, ये प्रत्येक दिन होगा। ठीक है, हमारा बैच स्टार्ट कब से हो रहा है? तो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। कब से? 1 फरवरी से। 1 फरवरी से हम लोग करेंगे स्टार्ट। इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग अक्टूबर तक में। और
ताकि एग्जाम में हम लोग अच्छे तरीके से लिख सके। तो भारतीय समाज एक परिचय, भारतीय समाज का एक परिचय यदि दें हम लोग इंट्रोडक्शन, तो इनके बारे में हम बात करें कि भारतीय समाज होता क्या है, तो इतना तो हमने अभी अभी बताया कि भारत में रहने वाले लोग भारतीय समाज के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं बुक को। एक महत्वपूर्ण अर्थ में समाज शास्त्र उन विषयों से अलग है जिसे आपने पढ़ा होगा। तो हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सोशलॉजी है, समाज शास्त्र जिसको बोलते हैं, समाज शास्त्र है, उसके अलावा आपका मनोविज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है, बहुत सारे विषय हैं। उन सब से समाज शास्त्र क्या है, थोड़ा सा अलग है। हम लोगों ने तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसका कोई शून्य से शुरुआत नहीं करता है। ठीक है, बात तो सही है। समाज की बात करेंगे तो हमारे पढ़ाने से पहले आप लोगों को नॉलेज होगा समाज के बारे में। क्यों? क्योंकि आप जिस घर में रहते हैं वो आपका परिवार हुआ परिवार जिस मोहल्ला में रहता है उस मोहल्ला के सारे लोग का घर है, मान लो उसमें बहुत सारे परिवार रहते हैं, तो उसका सोसाइटी हुआ, यानी कि समाज हुआ। तो इसको हम जीरो से नहीं पढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको समाज के बारे में पहले से नॉलेज है। तो अच्छी बात है। इसीलिए क्या कहा कि आपने जितने भी विषय पढ़े सब में शून्य से शुरू करते हैं, लेकिन समाज शास्त्र में हम लोग कभी भी शून्य से शुरू नहीं करते हैं। सभी को समाज के बारे में पहले से कुछ न कुछ पता होता है। सही बात है। अन्य विषयों को हम सिखाए जाने के कारण ही सीख लेते हैं, इसका ज्ञान तो हमें औपचारिक और अनौपचारिक रूप से, हाँ बात सही है, सभी विषयों को जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो हम सीखते हैं, लेकिन ये जो समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र, इसको हम लोग जो है औपचारिक बोला जाए या अनौपचारिक बोला जाए या फिर जिसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बोलते हैं, हम लोग सीख लेते हैं। सीखते कहाँ से हैं? सबसे पहले तो घर से ही सीखते हैं। घर में क्या सीखते हैं? यदि भाई बहन है, 2-3 भाई बहन है मान लीजिए, आपस में लड़ाई करते हैं तो हमें माता पिता से बोलते हैं, समझाते हैं, डांटते हैं, सब आपस में मिलकर के रहो। समाज में एक साथ मिलकर रहने के लिए हमको घर में सिखाया जाता है, मिल बांट कर खाओ, तो वो भी समाज के अंतर्गत है। तो कहीं ना कहीं हम लोग बचपन से ही जब से जन्म लेते हैं और बड़े होते जाते हैं तो हमको घर से लेकर के ही यह औपचारिक या अनौपचारिक रूप से हमें सिखाया और पढ़ाया जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिसके बारे में बहुत सारा ज्ञान स्पष्ट प्राप्त किए बिना हम सीख जाते हैं। समाज के बारे में ज्ञान स्वाभाविक है या अपने आप प्राप्त किया हुआ प्रतीत हो, क्योंकि यह हमारे बड़े होने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। कुल मिलाकर के यह देखा गया कि एक छोटा सा बच्चा होता है, यह जैसे जैसे समाज में आगे बढ़ता है सबसे पहले इस फैमिली के लोगों को पहचानता है, फिर इसका समाज का रेंज और बढ़ जाता है, इनके दोस्तों का, फिर उसके बाद यदि ये जॉब कर लेता है तो उसके सर्किलों का, यानी कि इसका जो है समाज का रेंज बढ़ते जाता है। उसको अनुभव होता है जीवन से, उससे भी वह सीखते जाता है। तो कहीं ना कहीं समाज शास्त्र जो है किसी भी मानव का, चाहे वो फिजिक्स पढ़ने वाला हो या गणित पढ़ने वाला हो, सबको इस समाज शास्त्र का जानकारी होता है। पहली कक्षा में प्रवेश कर रहे किसी बच्चे से हम ये अपेक्षा नहीं करते हैं कि वह इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र के विषय में जानता है या नहीं जानता है। लेकिन 6 वर्षीय बच्चा जो होता है, जो 6 साल का बच्चा का हम लोग एडमिशन लेते हैं प्राइमरी स्कूल में, वह भी समाज और सामाजिक संबंधों के बारे में कुछ न कुछ जानता है। क्या जानता है? अब कोई उसका दोस्त है, वो चॉकलेट खरीद के लाया 3, तो अपने दोस्तों में वह बांट लेता है ना? समाज के बारे में उसे पता है। उसकी दोस्त उसके साथ खेलता है तो वह भी उसके साथ खेलता है, उसकी मदद करता है, दोनों एक दूसरे की मदद करता है। जाहिर है कि 18 साल के युवा वयस्क होने के नाते अपने आप को समाज के बारे में कुछ जानते हैं, इसीलिए नहीं कि समाज का अध्ययन क्या है। बात सही है। यदि हम मान के चलो कि हम जो पढ़ा रहे हैं, हमने सोशलॉजी नहीं पढ़ा है, लेकिन हम भी इसी सोसाइटी में रहते हैं तो हमने भी सीखा, बल्कि महज इसीलिए कि आप इस समाज में रहते हैं और पले बढ़े हैं। समाज की जानकारी क्यों है? क्योंकि हम इसी सोसाइटी में रहते हैं और यहीं पर पले बढ़े हैं, इसीलिए हमें इस समाज के बारे में जानकारी है।
यहाँ तक तो कुछ खास नहीं था, बेसिक चीज था जो कि हम लोग समझ गए। अब आते हैं कि इस प्रकार का पहले से ही या अपने आप प्राप्त किया गया सहज ज्ञान या सहज बोध समाज शास्त्र के लिए बाधक भी है। क्या बोल रहा है भाई? अभी तक तो बोल रहा था बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज को जानते हैं, सोशलॉजी को जानते हैं बिना पढ़े हुए भी। लेकिन ये अगले लाइन में बोल रहा है कि यदि आप लोग पहले से ही समाज के बारे में जानते हैं, अपने आप ने सीखा है, यह जो आसानी से प्राप्त ज्ञान है, सहज बोध है, यह समाज शास्त्र के लिए बाधक भी है और सहायक भी है, यानी ये हेल्पफुल भी है और नुकसान भी पहुंचाता है। इसीलिए आमतौर पर छात्र समाज शास्त्र से डरते नहीं, उन्हें लगता है कि यह विषय आसान होगा। सही बात है, जैसे मैं आपके सामने हूँ, सोशलॉजी मेरे लिए आसान लगता है क्योंकि किसकी विषय वस्तु के बारे में हमें पहले से कुछ पता होता है। लेकिन सहज बोध कॉमन सेंस द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान समाज शास्त्र के लिए बाधा भी उत्पन्न कर सकता है कि नहीं? यदि हम शांत रहते हैं, यदि चुपचाप रहते हैं, तो हो सकता है आपके मन में आए कि हम डरपोक हों, हो सकता है कि आपको मन में आ रहा होगा कि बहुत शातिर हो, या आपके मन में ये भी हो रहा होगा यह जो है हेल्पफुल नहीं है, ये सेल्फिश है। ऐसा बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, लेकिन ये सारे सवाल किस कारण से आए हैं? कॉमन सेंस के कारण से। ठीक है, इसीलिए ये कहा कि आप जो अपने आप से समाज के बारे में जानते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका सब तर्क सही हो जाए समाज के बारे में, चूंकि हमने समाज का अध्ययन नहीं किया है, अब तक आपने भी नहीं किया है। लेकिन आप अभी भी सीख रहे हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, 11th-12th में पढ़ रहे हो, लोग जीवन में सीखते रहता है ना। और यदि वह अध्ययन कर ले तो वह उस चीज में और मजबूत हो जाएगा। तो हमने क्या बोला कि समाज शास्त्र को यदि पहले से जानते हैं या अपने आप सीखे हैं, वह सहायक भी है और नुकसानदायक भी। क्यों? क्योंकि यह कॉमन सेंस के द्वारा प्राप्त ज्ञान है। इसीलिए समाज शास्त्र के व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। मतलब समाज शास्त्र तो पढ़ेंगे, समाज शास्त्र पढ़ेंगे तब बेहतर हमारे लिए होगा, फायदेमंद होगा, जब हम इसको व्यवस्थित रूप में पढ़े, है कि नहीं? व्यवस्थित रूप में पढ़े, है ना। सबसे पहले हम क्या करते, छोटे बच्चे होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर क्लास 1 से शुरू करते हैं, 10th तक जाते हैं, फिर 12th करते हैं, फिर जाके जॉब की तैयारी करते हैं, नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्रमबद्ध होता है। यदि ये क्रमबद्ध होगा, कोई बच्चा 5 में पढ़ता है, उसको 10th का एग्जाम दिलवा देंगे, तो उस बच्चे का जो है कहीं ना कहीं कुछ गैप हो जाएगा, है ना। तो समाज शास्त्र का अध्ययन के लिए हमें क्या चाहिए? तो व्यवस्थित रूप चाहिए। अध्ययन करने का तरीका कैसा होना चाहिए? व्यवस्थित होना चाहिए, वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए, वैज्ञानिक अध्ययन। क्योंकि हमने अब तक जो अध्ययन किया है बचपन से लेकर के अभी तक, ये समाज में हम देखते हैं और अपने हिसाब से एक तर्क बना लेते हैं और कॉमन सेंस के आधार पर कोई भी बात को बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हुआ। ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन होगा तो क्या होगा? मेरा तर्क ज्यादा सटीक होगा। अब जैसे कि मान लिया जाए भूलने और मिटा देने की भरपूर भरपूर कोशिश करें, अनिवार्य है कि अपने सहज बोध को किसी बुने हुए स्वेटर या नए वस्त्र को नए सिरे से बुनने के लिए बखियां उधारने पड़ते। ठीक उसी प्रकार समाज शास्त्र को सीखने से पहले हमारे पूर्व धारणाओं की बखियां भी उतारना पड़ती है। कुल मिलाकर के यह कहा गया है कि हमने जो अभी तक में सीखा है, आप उसको आंख बंद करके भूल जाइए। आप जो समाज शास्त्र के बारे में जानते हैं, आप उसको अपने दिमाग से हटा दें, ताकि हम लोग इनको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे और कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। समाज शास्त्र को कैसे पढ़ा जाएगा? व्यवस्थित रूप से और वैज्ञानिक अध्ययन होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमने जो अधकचरा ज्ञान लिया है, जिसके बारे में हमें थोड़ी बहुत नॉलेज है, उसको हमें खत्म करना होगा। अब आते हैं बात की वास्तव में समाज शास्त्र को सीखने के प्रारंभिक चरण में भूलने की प्रक्रिया ही शामिल है। तो समाज शास्त्र के बारे में हमने दो चीज बताया, जिसको आप लोगों को नोट करनी चाहिए, ये वाली चीजें। ठीक है, समाज शास्त्र के बारे में हमने बताया, ये जो आपको दिख रहा है समाज शास्त्र, इसका अध्ययन कैसे बेहतर होगा? तो नंबर 1 होगा व्यवस्थित अध्ययन होना चाहिए। समाज शास्त्र का कैसा अध्ययन होना चाहिए? व्यवस्थित अध्ययन होना चाहिए। दूसरा कैसा होना चाहिए? वैज्ञानिक अध्ययन।
वैज्ञानिक, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए, यानी कि जिस पर कि रिसर्च किया हुआ हो, है ना, वैसा चीज। अब इस चीज को अध्ययन करने के लिए सबसे पहली जो प्रक्रिया होगी, भूलने की प्रक्रिया। क्या होगी? भूलने की प्रक्रिया। भूलने की प्रक्रिया होगी, मतलब जो हम जान रहे हैं उसको हमको दिमाग से हटाना होगा। यह आवश्यक है क्योंकि समाज के बारे में हमारा पहले से जो ज्ञान है, हमारा सामान्य बोध एक विशिष्ट दृष्टिकोण से प्राप्त किया हुआ होता है। चूंकि आपके साथ जो घटता है ना, मान लिया जाए कि आप जो हैं एक स्टूडेंट हैं जो किसी लड़के को कॉपी दिया, और उससे जब आपने मांगा तो वो आपको नहीं दिया। फिर आप किसी दूसरे लड़के को मदद किए कॉपी में, आपने उसको दे दिया, लेकिन वो आपको आपको जब जरूरत पड़ी तो नहीं दिया। यानी ये घटना आपके साथ हो रही है ना। तो इसीलिए आपने मन में बना लिया कि दोस्त सही नहीं होते हैं। तो इसीलिए यह कहता है कि कहीं ना कहीं आपका ये विशिष्ट दृष्टिकोण है जो कि आपके साथ कोई घटना घटा हो। यह उस सामाजिक और समूह सामाजिक का वातावरण दृष्टिकोण होता है जिसमें हम सामाजिकृत होते हैं। यह उस अब देखो यहाँ क्या कहता है, यह उस सामाजिक समूह और सामाजिक वातावरण का दृष्टिकोण होता है जिसमें हम सामाजिकृत होते हैं। हमारे सामाजिक संदर्भ, समाज, सामाजिक संबंधों के बारे में हमारे मतों, आस्थाओं, अपेक्षाओं को आकार देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि यह आस्थाएं गलत ही हैं, परंतु गलत भी हो सकती है। मान लिया जाए कि हो सकता है आपके दोस्तों ने आपके साथ ऐसा किया और हर दोस्त आपके साथ ऐसा करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के साथ ऐसा करे। यही बात है। कठिनाई यह है कि वे अक्सर अपूर्ण संपूर्ण का विलोम जो होता है और पूर्वाग्रह या निष्पक्ष का विलोम होता है। अतः बिना सीखा गया ज्ञान या सामान्य बोध अक्सर हमें सामाजिक वास्तविकता का केवल एक ही हिस्सा दिखलाता है। कहीं ना कहीं जीवन में यदि हमें हर तरफ का हिस्सा मालूम ना हो, कहने का मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर के यदि कोई एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति की कोई गलती होती है ना, और आप डिसीजन मेकर हैं, तो पक्ष नंबर 1 का भी सुनिए और पक्ष नंबर 2 का भी सुनिए, ठीक है, तब जाकर के आप निराकरण पर पहुंच सकते हैं। लेकिन यदि आप एक पक्ष को सुन करके यदि फैसला सुनाते हैं, और जरूरी नहीं है कि अगला पक्ष गलत हो, तो ये तो हो सकता है। इसीलिए जब तक दोनों पक्षों को हम नहीं सुनेंगे तब तक निराकरण नहीं निकलेगा। इसीलिए ऐसा कहा गया है, यदि हम लोग पहले से अंदाजा लगा करके ऐसा सोच लेते हैं कि समाज ऐसा होता है, तो इसीलिए हमको पहले उसके बारे में पूरी तरह से अध्ययन करनी चाहिए, ताकि हमें ये समझ में आए कि समाज का हर एक पहलू क्या क्या होता है ना। तब हम ये डिसाइड कर पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। हमारे अपने सामाजिक समूह के हितों और मतों के तरफ झुका हुआ होता है। समाज शास्त्र की इस समस्या का समाधान एक ऐसे दृष्टिकोण के रूप में प्राप्त करता है जिसके द्वारा संपूर्ण वास्तविकता को पूरी तरह से निष्पक्ष के रूप में देखा जा सके। समाज शास्त्रियों का विश्वास है कि ऐसा आदर्श परिप्रेक्ष्य प्रेक्षण स्थान होता ही नहीं है। हम हमेशा निर्धारित स्थान पर खड़े होकर देख सकते हैं। प्रत्येक स्थान से विश्व को केवल एक आंशिक और पक्षपाती दृष्टिकोण से ही देखा जा सकता है। समाज शास्त्र हमें सीखने का निमंत्रण देता है। संसार को केवल हमें अपने दृष्टिकोण के अलावा हम अलग लोगों के दृष्टिकोण से कैसे देखा जाए। अलग अलग अवस्थितियों से उत्पन्न पक्षपात पर महत्वपूर्ण रूप से सबक लेते हैं। फिर से एक बार उस चीजों पर आते हैं कि मान लिया जाए कि एक छोटा सा लड़का है, ठीक है, हम हैं, ये कोई और है, ये कोई और है, 3 व्यक्ति है। यही लड़का है, पढ़ाई कर रहा है या कुछ काम कर रहा है या पता नहीं। अब ये व्यक्ति इसको देख रहा है कि यह नालायक निकल गया, ये व्यक्ति इसको देख रहा है कि यह नमक हराम निकल गया, और ये व्यक्ति देख रहा है कि ये तो कहीं ना कहीं धोखेबाज निकल गया, है ना। अब यदि हम कहीं से इस चीज पर गौर कर रहे हैं और हम अपने मन से इसको देखते हुए बोल दें कि यह व्यक्ति गलत है, तो यह सही समाज शास्त्र का नॉलेज नहीं होगा, यानी आपका फैसला सही नहीं होगा।
और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टर्म नंबर 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति और 3 व्यक्ति, और ये जो व्यक्ति है एक्स। अब एक का एक्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, तो एक ए का सुनेंगे और पहला नंबर वाले का, एक्स वाले का, फिर दोनों की स्थिति को समझेंगे। 2 का सुनेंगे और एक्स वाले का सुनेंगे, तब दोनों की स्थिति को समझेंगे। 3 का सुनेंगे और एक्स वाले का सुनेंगे, तब जाकर के दोनों का स्थिति को समझेंगे, तब जो है हम सही निराकरण पे पहुंच सकते हैं। लेकिन यदि बिना किसी चीज को जाने, बिना किसी चीज के बारे में अध्ययन किए हुए यदि हम डायरेक्ट फैसला कर लेते हैं कि भैया एक कह रहा है कि ये नालायक है, 2 कह रहा है नमक हराम है, 3 कह रहा है कि धोखेबाज है, इसका मतलब ये जो एक्स नाम का व्यक्ति है यह सही में इतना ही घटिया आदमी है, ये फैसला यदि हम लेते हैं तो ये हमारा अधूरा ज्ञान होगा और जो कि सही न्याय नहीं होगा किसी व्यक्ति के साथ। क्यों? क्योंकि हमें हर पहलुओं पर गौर करने होंगे, है ना। तो यही बात है, यहाँ तक तो हमारे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मानव समाज के संदर्भ में निष्पक्ष वैज्ञानिक सत्य की ओर बढ़ना, और सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा सत्य एक नहीं है, अनेक है, प्रत्येक सत्य अपने आप में अपूर्ण है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कोई व्यक्ति जब कोई बात को बोलता है तो उसमें से वह मात्र 50% ही सही बोलता है और 50% वह अपने से जोड़ करके बोलता है, ठीक है। 50% एडिशनल बोलता है, कोई भी व्यक्ति हो, आधा बात सही आधा बात उसमें जोड़ देता है। ये व्यक्ति कुछ बोला किसके बारे में, तो इस एक्स के बारे में, अरे ये व्यक्ति जो है ये भी क्या बोला, आधा बात बोला और आधा बात अपने मन से प्लस कर दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, ठीक है, और कोई भी सत्य पूर्ण नहीं होता है। सभी सत्य में कुछ न कुछ अपूर्णता तो होती ही है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो समाज के क्षेत्र में, है ना। अब जैसे कि देख लो, मान लो कि ये तुम्हारी मम्मी है और ये हो तुम, क्या हुआ, तुमने पढ़ाई नहीं की, तुमने मम्मी की बात नहीं सुनी, तुमने ये नहीं की, ठीक है, कहानी खत्म। लेकिन अभी अभी तुमने एक बर्तन को फोड़ दिया, एक प्लेट को फोड़ दिया, तो तुम्हारी मम्मी क्या करेगी, ये नालायक है, पढ़ता नहीं है, एक भी बात नहीं सुनता है, ऐसे करता है वैसे करता है, हमेशा टाइम पास करता है, कुछ ना कुछ, मतलब कि यहाँ तुमने क्या किया, प्लेट को तोड़ा, तो प्लेट के लिए गुस्सा होना चाहिए था, इन्होंने क्या किया, सारे को रिकवर कर दिया। सत्यता नहीं थी यहाँ पर कि पढ़ाई कर रहा था कि नहीं कर, यहाँ सत्यता क्या था, उसने प्लेट को तोड़ा था। तो लोग क्या करते हैं, 50% बात को अपने मन से जोड़ देते। इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया, मानव समाज के संदर्भ में वैज्ञानिक सत्य की ओर हमें बढ़ना चाहिए और हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी बातों को रखता है वह कभी भी 100% अपनी बातों को नहीं रखता है, कहीं ना कहीं उसके सत्यता में आधा बात अपूर्ण होता है, आधा बात पूर्ण होता है। और लेकिन यदि हम उसके बातों पर विश्वास कर लेते हैं तो क्या होगा, आपसी संबंध खराब होंगे। समाज शास्त्र के क्षेत्र में सत्य की बहुलता एक समस्या है, इसका समाधान तुलना, नाना प्रकार के अवस्थिति से उपजे अलग अलग नजरियों के आमने सामने करना। दूसरे शब्दों में कहे तो समाज शास्त्र का स्वाभाविक तुलनात्मक होती है। समाज शास्त्र में पूर्वाग्रह मुक्त करने का दावा तो नहीं करता है, बल्कि औरों के पूर्वाग्रह को पहचानने की क्षमता को विकसित करता है। इसका सिंपल सा और आसान सा उपाय है, यदि ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो इन दोनों व्यक्तियों को आमने सामने रख करके या एक जगह रख करके दोनों की बातों को हम सुने और तब जा करके निष्कर्ष पर निकले, क्योंकि हम पूर्वाग्रह नहीं कर सकते। यदि हम इनकी बातों को सुनते हैं तो इसका मतलब हो गया आप कहीं ना कहीं पक्षपात करते हैं। यदि सिर्फ दूसरे की बात सुनते हैं तो वो भी पक्षपात हो गया। तो दोनों को सामने बैठा करके हम इस चीज को सुन सकते हैं, तब निराकरण पे पहुंच सकते हैं, है ना। और इसमें ये वादा भी नहीं कर सकते ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। तो यह क्लियर हो गया। इससे भी मजेदार बात यह है कि समाज शास्त्र आपको दिखाता है दूसरे आपको किस तरह से देखते हैं। यूं कहें तो आपको यह सिखा सकता है कि आप स्वयं को बाहर से कैसे देख सकते हैं। समाज से हमें यह सीखने को मिलता है कि लोगों का नजरिया आपके प्रति क्या है, कम से कम ये तो जरूर सीख सकते हैं। बाहर से लोग आपको कैसे देखते हैं, आप अंदर से कैसे हैं, इससे किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप बाहर से कैसे दिखते हैं यह समाज हमें सिखाता है। इसे स्ववाचक कहते हैं, कभी कभी आत्मवाचक भी कहते हैं। अब एक क्वेश्चन हो गया मेरा, जो होशियार बच्चे हैं लिख लेंगे।
आत्मवाचक किसे कहते हैं? कौन सा? आत्मवाचक। ठीक है, आत्मवाचक क्या है? या इसी में अगला सवाल है स्ववाचक। स्ववाचक अब समझोगे कैसे? तो जब कोई व्यक्ति, हम बता रहे हैं और इसको ध्यान से सुनना, जब कोई व्यक्ति स्वयं को बाहर से देख सकता है, अपने बारे में पता करे कि बाहर से वह दिखने में कैसा है, वही कहलाता है आत्मवाचक या स्ववाचक। समझ में आया क्या? लोग उसको किस तरह से देखते हैं, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में दूसरे व्यक्ति, समाज के लोग क्या सोचते हैं, उसके प्रति कैसा स्वभाव रखते हैं, उसके प्रति क्या सोच रखते हैं कि वह व्यक्ति है कैसा, तो इसी चीज को हम लोग स्ववाचक या आत्मवाचक कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया? समाज शास्त्र का अध्ययन किस प्रकार से करना चाहिए? समाज शास्त्र का अध्ययन हमें किस प्रकार से करनी चाहिए? सबसे पहले तो व्यवस्थित रूप होना चाहिए। दूसरा क्या? वैज्ञानिक तरीका होना चाहिए, वैज्ञानिक स्वरूप होना चाहिए, वैज्ञानिक क्रम होना चाहिए। तीसरा बात क्या कह रहा है कि हमको कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से बचना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें किसी के प्रति कोई तर्क लगा करके सोच लेना कि वह व्यक्ति कैसा, इन चीजों से बचना चाहिए। ठीक है, ऐसा चीज है। अब समाज शास्त्र तो पता चल ही गया। दूसरा बात क्या कहता है कि समाज शास्त्र में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? मानव समाज के संदर्भ में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? वैज्ञानिक सत्य पर जाना चाहिए। किस पर जाना चाहिए? वैज्ञानिक सत्य पर। अब कहोगे अब सर जी वैज्ञानिक सत्य क्या? कि मतलब दोनों पक्षों को एक साथ रख करके हमें दोनों की बातों को सुनने होंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं वह निष्पक्षता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? निष्पक्षता। तो हमें वैज्ञानिक सत्य की ओर बढ़ना चाहिए। कभी भी जो है किसी के प्रति नजरिया ऐसा ना रखें पूर्वाग्रह के हिसाब से, किसी और को देख करके हाँ वो ऐसा है इसलिए ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। तो ठीक है, इस क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं। कैसा लगा पढ़ने में हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर।